नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का आपके अपने चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर आर बी ग्रुप डी में साइंस का एक बहुत बड़ा रूप है, मतलब रोल है। ठीक है, तो उसके में जो है एक सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज हमारी जो है सेकंड क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, है ना। अच्छा, इसमें हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी शिफ्ट वाइज। देखिए, होगा तो मेंशन करूँगा, नहीं तो नहीं है, नहीं करूँगा। हालांकि ये हम शिफ्ट 27 तारीख की शिफ्ट थर्ड है ना। शिफ्ट थर्ड चल रही है। आप क्वेश्चन नंबर देख के समझ जाना कि छठवां क्वेश्चन चल रहा है, शिफ्ट थ्री अभी तक चल रही है। ठीक है, चलिए। जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है क्योंकि बैरल कोई बल नहीं लगाता। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे आप लोग। गुरुत्वाकर्षण इसे आगे की ओर धकेलता है, वायु प्रतिरोध आगे की ओर करता है ना। बंदूक की प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी कि बंदूक प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। आप बताएंगे न्यूटन की गति का तो कौन सा नियम? तो न्यूटन की गति का थर्ड नियम, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ, इक्वल फोर्स हैव अपोजिट, इक्वल फोर्स हैव इक्वल अपोजिट फोर्स। मतलब प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया बल। क्या है? प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया बल आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये किस पर आधारित है? तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर ये अधिक क्या है? आधारित है। देखो, होता क्या, जब बंदूक की गोली आगे की ओर बल मतलब क्रिया करती है ना, तो गोली बंदूक के पीछे की ओर समान बल प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे क्या होता है? बंदूक पीछे की ओर क्या मारती है? झटका। उसी झटके को हम रिकॉइल के नाम से भी जानते हैं। किसको बोलते हैं? रिकॉइल। रिकॉइल का मतलब होता है जैसे बंदूक के द्वारा जो अपोजिट फोर्स लगाया गया, जो अपोजिट फोर्स लगाया गया उसे हम रिकॉइल बोल रहे हैं। उसे क्या बोल रहे हैं? रिकॉइल, है ना। अच्छा, याद रखना कि बंदूक का पीछे हटना क्या कहलाएगा? रिकॉइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिकॉइल। अच्छा, ये प्रोसेस, ये जो घटना घटी है, ये किस पर आधारित है? तो आप बताएंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अच्छा सॉरी, ये जो अपोजिट होने की जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया जो बल है, ये संवेग संरक्षण पर भी लगता है। संवेग संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर भी लगता है यही यही चीज़। ठीक है। अच्छा, गोली चलने से पहले बंदूक की गोली का कुल संवेग क्या होता है? शून्य होगा। और गोली के चलने के बाद क्या होगा? तब भी क्या होगा? आपका संवेग जीरो होगा। क्यों? क्योंकि बंदूक का जो द्रव्यमान है गोली से अधिक होता है, इसलिए बंदूक क्या होती है? पीछे की ओर हटने का वेग, रिकॉइल वेलोसिटी, गोली के आगे जाने के वेग से बहुत कम होता है। देखो, जैसे आप जानते हो गोली का जो वेट है बहुत कम होता है, जिससे उसका जो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है आगे की ओर, लेकिन बंदूक का वजन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका जो वेलोसिटी है वो पीछे की ओर आने के लिए बहुत ज़्यादा कम होती है ना। अच्छा, रॉकेट का उड़ना किस पर डिपेंड करता है? रॉकेट, रॉकेट तो ये भी रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर काम करता है। नाव के किनारे से जब कोई व्यक्ति नाव से आगे कूदता है जमीन की ओर, तो नाव पीछे की ओर हटती है, वो भी किस पर काम करता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। कुएं से जब पानी पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि रस्सी टूट गई, क्योंकि अपन अपन ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं और पानी की बाल्टी नीचे की ओर बल लगा रही है ना। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल हो रहा है। तो ये भी क्या है? अपने न्यूटन की गति का तीसरा नियम। जेट विमान भी न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर काम करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखा, निम्न में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत का विलेपन किया जाता है? विद्युत लेपन, कैथोडीरक्षण, निक्षेपण या गैल्वेनीकरण? देखो, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी, गैल्वेनीकरण। सबको पता है, क्लास टेंथ का, क्लास टेंथ है उससे पहले भी इसको आपने पढ़ा होगा और पहले ही कक्षा में, है ना। तो क्या कहलाता है दोस्त? गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका गैल्वेनीकरण कहलाता है ना। जो लोहा हुआ, स्टील हुआ, उनसे इन पर क्या करते हैं कि जो पिघला हुआ जस्ता होता है, उस पिघली हुई जस्ती की परत चढ़ाई जाती है, जिससे क्या होता है? जो नमी आती है वो इसके ऊपर रह जाती है और ये खुद ही खराब हो जाता है, लेकिन लोहा जो है आपका सेफ बच जाता है। ठीक है। अच्छा, जंग लगने की जो प्रोसेस है, जो जंग लगने की जो प्रोसेस है वो क्या है? एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। क्या है? एक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। ये क्या है? एक रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन भी है। क्या है? एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। अच्छा, जंग का जो फॉर्मूला होता है, जंग का फॉर्मूला
वो क्या होता है Fe2O3.XH2O, है ना। इसे हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी इसे कहा जाता है। क्या जाता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अच्छा, जंग लगती क्यों है? तो ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति होना अनिवार्य है, तभी क्या होगा आपको जंग लगती है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा, जंग लगने पर जो वजन है, जंग लगने पर जो वेट है लोहे का, WEIGST, जो वेट है वो क्या होता है? वेट बढ़ता है। जंग लगने पर जो लोहे का वेट है वो क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा, यदि आपसे ये बात करें विद्युत लेपन की, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर क्या होता है कि अन्य धातु को बचाया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, है ना। इलेक्ट्रिक की मदद से लेपन किया जाता है किसी भी अन्य धातु पर बचाने के लिए, है ना। अच्छा, आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील, सुना है? स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील पे जंग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में दो मेटल्स का यूज़ किया जाता है, एक तो क्रोमियम, तो दूसरा क्या होता है? निकेल। क्या होता है? क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है इसमें जंग नहीं लगती है। क्या नहीं होता? जंग नहीं लगती है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उत्पादक या द्वितीयक उपभोक्ता? तो आंसर क्या होगा आपका? तृतीय उपभोक्ता। कौन होंगे आपके तृतीय उपभोक्ता? अच्छा, खाद्य पिरामिड के बारे में जानते हो? तो खाद्य पिरामिड में सबसे पहले तृतीय उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, ऐसे चलता है उल्टा ही, ऐसे ऐसे चलता है। यहाँ आपके थर्ड तृतीय उपभोक्ता होते हैं, फिर आपके द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और सबसे नीचे आते हैं उत्पादक। क्या होते हैं? सबसे नीचे क्या आते हैं आपके? उत्पादक। ठीक है। अच्छा, जीवों की संख्या बताऊँ। जीवों की संख्या ऊपर जाने पर घटती है, यानी सबसे कम आपसे पूछूं जीवों की संख्या किसकी किन की होगी, तो आप बताइए सर, तृतीय उपभोक्ता की संख्या, जीवों की संख्या जो है सबसे कम होगी इस पृथ्वी पर, है ना। अच्छा अच्छा, जो ऊर्जा का प्रवाह है वो कैसा होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह है जो है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। याद रखना, कैसा होता है? यूनि डायरेक्शनल, मतलब एक ही साइड चलता है। यानी जो ऊर्जा है, एनर्जी, वो डाउन टू अप चलती है ना, नीचे से ऊपर की ओर चलेगी। लेकिन कितनी जाएगी? तो एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही जा पाती है। एक स्तर से दूसरे स्तर में क्या होता है? केवल कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो आप बताएंगे केवल 10%। केवल कितनी? 10%। अच्छा, उत्पादक कौन होते हैं? जो प्रथम स्तर पर कौन होते हैं? तो आप बताएंगे सर, उत्पादक होते हैं जो हरे पौधे हैं। एक सेकंड रुक जा। अरे यार, उत्पादक कौन होते हैं? जो हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे जो प्रथम स्तर के होते हैं। क्या होते हैं? जो प्रथम हरे पौधे। मैंने आपको बताया कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में केवल 10% होता है। ये बात किसने कही थी? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लिंडमैन। क्या थे? लिंडमैन। तो लिंडमैन इनने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था लिंडमैन का 10% का नियम। क्या दिया था? लिंडमैन का 10% का नियम। याद रखना कि प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होते हैं आपके? शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी। द्वितीयक कैसे होंगे? छोटे मांसाहारी होते हैं, ठीक है, जो शिकारियों को खाते हैं। और तृतीयक के होते हैं, जैसे तृतीयक उपभोक्ता में जैसे शेर आ जाएगा, बाज आ जाएगा, शीर्ष मांसाहारी आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे। अच्छा, संख्या का पिरामिड कैसे चलता है? अपराइट चलता है, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर, है ना। अधिकांश परिस्थितियों में सीधा होता है। अच्छा, आगे देखेंगे ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में मानव रोग सेक्सुअल एक्ट के दौरान संचरित हो सकता है? मधुमेह, कैंसर,
प्रोटॉन ऊर्जा कुपोषण या उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संरक्षण। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संरक्षण। ये क्या है दोस्त? ये कुछ नहीं, ये एड्स है। ये क्या है? एड्स है। क्या है आपका? एड्स। एड्स का इंग्लिश में क्या नाम होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना? है ना? तो ये क्या है? एक सेक्सुअल यौन संचरित रोग है, यानी हम बोल सकते हैं ये क्या है? एक एसटीडी रोग है। क्या है आपका? एक एसटीडी रोग है, यौन संचरित रोग है, जो किससे होता है? एचआईवी वायरस की वजह से। किसकी वजह से? एचआईवी वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है दोस्त? एचआईवी वायरस की वजह से होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैले। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुई लगाने की वजह से किसी व्यक्ति को एचआईवी वायरस, एचआईवी है या एड्स है, उसको जो सुई लगाई वही सुई आपको लगा दी, मतलब ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट हो जाए, तो भी ये रोग फैल सकता है ना? जूठा पीने से नहीं फैलेगा, गले लगने से नहीं फैलेगा, साथ खाना खाने से नहीं फैलेगा। ठीक है। अच्छा, एचआईवी का फुल फॉर्म आपको पता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म भी जानो, ह्यूमन, है ना? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है ना? अच्छा, एचआईवी करता क्या है? एचआईवी जो वायरस होता है, किस वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है? तो एचआईवी जो वायरस होती है, आपके शरीर में एक टी लिम्फोसाइट सेल होती है। कौन सी? टी लिम्फोसाइट सेल। कौन सी? टी लिम्फोसाइट। तो ये क्या है? ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली वाली सेल है। प्रतिरक्षा प्रणाली वाली सेल है। मतलब यही जो टी लिम्फोसाइट सेल है ना, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का काम करती हैं। मतलब हमारे शरीर में कोई भी एंटीवायरस आता है तो उसे मारने का काम करती है। लेकिन एचआईवी जो वायरस होता है, सबसे पहले इसी पर अटैक करता है और इसको ख़त्म करता है, इसको नष्ट कर देता है। तो अब जब इसको नष्ट कर देता है तो हमारा शरीर बहुत ज़्यादा किसी वायरस से लड़ने के लिए सक्षम नहीं रहता। ऐसा समझ लो, ये सैनिक हैं हमारे, इन्हीं सैनिकों को ख़त्म करने का काम करता है एचआईवी वायरस करता है। ठीक है। तो जब सैनिक ही खत्म हो जाएंगे तो फिर और बाकी के जो रोग आएंगे आपके शरीर में, आप उनसे लड़ाई नहीं कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? ये बहुत नाटक देता है कभी कोई यार। अरे अरे, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा तो मुझे दिक्कत हो जाती है इस वजह से। चलिए। अच्छा, एड्स की जांच के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है एलिसा टेस्ट। क्या होता है? एलिसा टेस्ट। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ठीक है। क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है। एड्स डे कब मनाया जाता है? तो बताएंगे 1 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। अच्छा, और भी यौन संचित रोग हैं, है ना? सेक्सुअल एक्ट से और भी रोग फैल सकते हैं। जैसे अन्य रोगों की मैं बात करूँ, कौन कौन से हैं ऐसे रोग? एक तो आपका है सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस, SYPHILIS, सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस। एक होता है आपका गोनेरिया। क्या होता है? गोनेरिया। स्पेलिंग याद रखना इसके गोनेरिया की, है ना? गोनेरिया। एक मिनट, हिंदी तो आप सभी जान ही लेंगे ना, हिंदी में भी यही नाम है, याद रखना। चलिए, और कुछ है क्या? हाँ, मधुमेह। अच्छा, मधुमेह के बारे में जान दो। मधुमेह दे रखा है, तो मधुमेह किसकी वजह से होता है? तो मधुमेह जो होता है आपका, एक इंसुलिन हार्मोन आपके शरीर में होता है। कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन हार्मोन।
तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है आपका डायबिटीज़, है ना। अच्छा, प्रोटीन के रोग की बात करूँ, प्रोटीन से दो रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। एक तो बच्चों में होता है, जो बच्चों में रोग होता है वो होता है क्वाशियोरकर। क्या होता है? क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर। एक एडल्ट में होता है। एडल्ट में जो होता है वो क्या होता है? मरसमस। क्या होता है? मरसमस। स्पेलिंग होगी मरसमस, ऐसा ही है क्या? मरसमस, ठीक है। अरे यार, MARASMUS, ऐसे ये होता है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।